आज मैं चैप्टर 1 स्टार्ट करूंगा और फिर चैप्टर 2 चलेगा, इस तरीके से चलाएगा। टेस्ट आपका हमेशा यूनिट वाइज होगा। तो जो पहली यूनिट है उसके अंदर 2 चैप्टर शामिल है इस यूनिट के अंदर। इसमें चैप्टर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ये पहला चैप्टर हो गया जिसे मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं। और दूसरा जो चैप्टर होगा उसका नाम है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जब ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 35 डेज के बाद, तब जाके आपका यूनिट 1 का टेस्ट होगा, दोनों चैप्टर का कंबाइंड। और वो आपको देना है, स्किप नहीं करना है किसी भी हाल में। स्किप करोगे तो तुम स्किप हो जाओगे यहां से, ठीक है ना? क्योंकि अगर आपने फर्स्ट यूनिट सीरियसली नहीं पढ़ी, आपने फर्स्ट यूनिट का टेस्ट नहीं दिया, तो इसका मतलब आगे की यूनिट ना तो आप सीख पाओगे और ना ही आप सीरियस हो पाओगे। 12th क्लास की 2 सबसे बड़ी यूनिट है जिनमें इतना वेरिएशन है कि अगर मैं 4 महीना 5 महीना भी लगातार इन्हीं को पढ़ाता रहूं तो भी खत्म नहीं होगा। पहली यूनिट और ऑप्टिक्स 6वीं यूनिट, ठीक है? इस बात को याद रखिएगा। ये जो शुरू की 5 यूनिट है ये आपस में जुड़ी हुई हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो शायद आप पकड़ पाओगे इस बात को। देखो सब में इलेक्ट्रो 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 आ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहां से दुनिया बदल जाती है बस। ये जो 2 यूनिट है ये मॉडर्न फिजिक्स की है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की है, जिसपे बीटेक के अंदर ब्रांच भी है इलेक्ट्रॉनिक्स है, ईसी। ऑप्टिक्स तो अपनी एक अलग ही ब्रांच है फिजिक्स की। और ये जिस ब्रांच के अंदर आती है, इस ब्रांच को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या कहा जाता है? तो आपसे कोई ये पूछे कि जैसे आपने क्लास 11th में मैकेनिक्स पढ़ी थी, कितनी यूनिट थी आपकी क्लास 11 में? 10। आपको पता है 10 में से 8 यूनिट किस ब्रांच के अंदर थी? मैकेनिक्स के अंदर। आपने क्लास 11th में कौन सी ब्रांच पढ़ी है फिजिक्स की? 2, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स तो एक यूनिट थी 8वीं, बाकी सब मैकेनिक्स के अंदर आता था। लेकिन 12th में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम की एक ब्रांच पढ़ने को मिलेगी। और आप देख ही रहे हो शुरू के 5 यूनिट जो है वो इसी के। कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, बोर्ड के अलावा भी बात कर रहा हूं, इसका वेटेज काफी ज्यादा रहता है इस पूरी की पूरी ब्रांच का, आप समझ ही लो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अगर आपको होल्ड करना है, कमांड बनानी है इस पे, तो उसके लिए आपको फर्स्ट यूनिट आ जानी चाहिए, तो बन जाएगी। कारण ये इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फॉर्मुलेज होंगे जिनका इस्तेमाल आप सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में करोगे। तो जैसे क्लास 11th में होता है ना वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये बेसिक होता है, इसका इस्तेमाल किसी भी यूनिट में हो सकता था और हुआ भी था। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का किसी भी यूनिट में हो जाएगा। इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इस्तेमाल ऑप्टिक्स में भी हो जाएगा। एग्जैक्टली नहीं होगा बट सिमिलैरिटी के साथ हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैंने अपने 11th के स्टूडेंट्स को जब लास्ट मंथ चल रहा था तब भी मैंने बोला था, आज शुरू कर रहा हूं 12th का बैच तब भी बोल रहा हूं। इसलिए नहीं कि ये मेरी फेवरेट है, इसलिए क्योंकि अगर आपने ये नहीं पढ़ी यूनिट, बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी, तो ना तो आपका इंटरेस्ट बन पाएगा और ना ही आप ये आगे की झेल पाओगे। और ये आपने सारी याद कर ली अच्छे से, फॉर्मुले वॉर्मुले सब कंसेप्ट रट लिए, तो ये मक्खन की तरह निकल जाएंगे आराम से। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। सबसे बड़ी ब्रांच है क्लास 12 की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और जैसे ही नोट हो जाए पूरा का पूरा सिलेबस, वैसे ही डन लिख देना। आप में से केवी वाले कितने? केवी वाले, केवी और आर्मी और एसएस, अच्छा। और क्लियर्स डिफरेंट, और साथ में बैठना और क्लास में ध्यान ना देना इज एंटायरली डिफरेंट थिंग।
चलिए हेडिंग डालिए, यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हटा दो इसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो टुकड़ों में अगर बांट दिया जाए तो इसमें दो हिस्से दिख रहे होंगे आपको इस नाम में, यूनिट 1 के इस नाम में। पहला हिस्सा आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रो, दिख रहा है। इलेक्ट्रो का मतलब यहां पे होगा चार्ज, इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो बट चार्ज बोलेंगे हम यहां। और दूसरा है स्टैटिक्स, दिख रहा है। तो इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज, क्या हो गया, और स्टैटिक्स का मतलब हो गया एट रेस्ट। तो समझ लो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स या सब ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दैट डील्स विद स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट यानी कि इस पूरी यूनिट में अगले 35 दिन तक चार्ज आपको रुका हुआ दिखेगा, वो चलता हुआ दिखेगा नहीं, वो स्टैटिक पोजीशन में दिखेगा। चार्ज एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन वो मोशन में कभी नहीं आएगा, उसके पास कभी वेलोसिटी नहीं आएगी। याद रखिएगा, वो स्टैटिक कंडीशन में। ब्रांच दैट डील्स विद स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट एंड इट्स इफेक्ट्स, और उसके जो इफेक्ट्स होते हैं रेस्ट में रहने के दौरान, उनसे हम डील करने वाले हैं। ठीक है, अब वो क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो मैं चैप्टर में जब हम अंदर घुसेंगे तब पता चलेगा, पहले चैप्टर में ही पता चल जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही हम एक और नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही एक और नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं इसी को, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी इसी को कहा जाता है बेटा। और मजेदार बात यह है कि एक और होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चार्ज मोशन में होता है, और आपको पढ़ाया गया होगा कि चार्ज जब भी मोशन में होता है तो करंट पैदा होता है। तो जब मैं क्लास 12th में था तब मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, व्हेन आई वाज इन माय 12th क्लास आई डिडंट फोकस कि व्हाई सीबीएसई पुट द सिलेबस लाइक दिस, क्यों सीबीएसई ने ऐसे रखा है सिलेबस। अपन को क्या था यार, टीचर ने पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया, सिलेबस खत्म करना था, एग्जाम देने थे, वो निकले नहीं तो आ गए हम यहाँ। ठीक है ना, कुछ निकल गए तो हम आगे बढ़ गए, फिर भी आ ही गए यहाँ। तो जब मैं बीटेक में था सेकंड सेमेस्टर में, तो दोस्तों के साथ ऐसी कैंटीन वेंटीन में, क्योंकि कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं जो हमें याद रह जाते हैं। होता तो बहुत कुछ है हमारे साथ, लेकिन कुछ ही याद रहता है। जैसे रैगिंग वाला याद रहेगा, वो अब तो शायद कम ही हो गया है बहुत, लेकिन उस टाइम पे होता था, टाई की बटन और वो सब चीजें। जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था, मुझे याद है कैंटीन में, तो हमारी कैंटीन में कुछ मिलता नहीं है, नाम की कैंटीन थी, कुछ नहीं मिलता, समोसे वमोसे भी नहीं मिलते, वो स्कूलों की कैंटीन से भी बेकार कैंटीन थी, बस वहां पे लड़के मिलते हैं बैठ के, क्लास नहीं लेनी होती। तो वहां बैठा था, ऐसे ही चल रहा था, तो मैंने बात चल रही थी, मैंने बोला कि यार ये सिलेबस पता नहीं यार ये बीटेक में कैसे डिजाइन किया हो। उसने बोला अच्छा, तो होता है ना थोड़ा सा कि ज्यादा होशियार बनना। तो एक ने बोला अच्छा तू तो ऐसे बोल रहा है तेरे को 12th का पता ही है कि वो क्यों डिजाइन किया था। मैंने की बात तो सही है, 12th का भी नहीं पता हमें तो एट दैट टाइम एट दैट डे मैंने सोचा कि यार ये सिलेबस कैसे डिजाइन किया होगा, हमने तो कभी ध्यान नहीं दिया। हमें तो क्या करना था, खाना परोस दिया गया और खा लिया हमने, हमें पता ही नहीं था, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि क्यों ऐसा था, कि पहले थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे, हल्का खाना, फिर मेन, फिर उसके बाद डेजर्ट्स, ऐसे ही आता है ना। हमने सुना ही नहीं था ये, हमें तो सीधे होता था भाई ले आ। बाद में पता चला कि 3 पार्ट होते हैं खाने के भी, और एक चौथा भी होता है, वो शायद आप में से भी कईयों को नहीं पता होगा। अब सौंफ नहीं मिलती लास्ट में वो डेजर्ट्स में नहीं आता, मिसलेनियस में आता। हाँ सही कह रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं, आप मेरी तरह ना रहे, इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि व्हाई सीबीएसई हैज पुट द सिलेबस लाइक दिस। स्टार्ट करते हैं, वापस आते हैं वहां पर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इट्स इफेक्ट्स। ये जो शब्द आप देख रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, ये शब्द ग्रीस, नाम सुना है देश का,
आपको पता होगा इंग्लिश जो है रोमन, ग्रीक और जर्मन, ये 3-4 भाषाओं से उधार ली गई है। भिखारी भाषा है इंग्लिश। संस्कृत राजा भाषा है और राजा को हर कोई टच नहीं कर पाता, इसलिए वो हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए हमें 8 तक पढ़ा के इल्ले पिल्ले पो निकलो। इलेक्ट्रिसिटी शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड से निकल के आया है और ग्रीक वर्ड होता है, एनसीईआरटी के पहले ही पेज पर दे रखा है, इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, ये वही इलेक्ट्रॉन है जो आप सोच रहे हैं, पर पहले ये था। जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन की खोज की ना, तो उसने के की जगह सी लगा दी बस। उसने बोल दिया साहब मैंने नया नाम दिया है। ऐसे होता है, साइंटिस्ट लोग कभी कभी चोटागिरी भी करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन शब्द से निकला और इस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एम्बर। क्या होता है? और ये जो एम्बर है ये एक तरीके का मटेरियल होता है बेटा, जिसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, चाह के भी। 2 दिन की क्लास के बाद ही आपको अपने आप पता चल जाएगा एम्बर क्या होता है। सिल्क सुना है? सिल्क, वूल, सभी ने सुना होगा। ये सुना है? क्या हुआ, लगते फट गए? तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो अभी आपको सुननी है। हिंदी में से बोलते हैं आबनूस, और ये एक प्रकार का पॉलीमर टाइप है, प्लास्टिक जैसा कुछ मटेरियल होता है। तो ना तो आपको अभी एबोनाइट पता है, ना ही एम्बर पता है, ये सब मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। बस मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी शब्द जो है वो इलेक्ट्रॉन से निकला है, जो कि ग्रीक वर्ड है, और उसका मतलब क्या होता है? एम्बर। अभी एम्बर क्या है, एबोनाइट क्या है, ये सब धीरे धीरे आ जाएगा, कोई दिक्कत। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है, इसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं, अभी अभी मैंने बताया आपको, दोबारा बता रहा हूं, और इसी तरीके से नोट कर लेना। पहले चैप्टर का नाम क्या बताया था? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें भी आपको एक नई चीज सीखने को मिल जाएगी। ये आपने देखा पंखे के ऊपर सफेद सा लगा होता है, कंडेंसर बोलते हैं इसे। ये जब थोड़ा कमजोर सा हो जाता है, पंखा स्लो स्लो हो जाता है, देखा है? चुसिया मियां की तरह बेव करने लगता है, तब कंडेंसर बदलते हैं हम। तो वो कैपेसिटेंस का ही एक फॉर्म है बेटा। तो ये भी हमको पढ़ना है, फटाफट से नोट कर लो ताकि आज चैप्टर 1 स्टार्ट कर दें। ये यूनिट 1 का जो नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या मतलब था उसका वो बताया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब जिसमें हम चार्ज को चलो भाई हेडिंग डाल लो, चैप्टर 1। बधाई हो आपको, हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। 3 दिन चलेगा ये, आज, कल और परसों। उसके बाद आएगा इस चैप्टर की, इस पूरी यूनिट की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जान। जैसे क्लास 11 में आपने एक यूनिट पढ़ी थी, 3rd NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसमें अगर आपको न्यूटन के लॉज ना पढ़ाए जाए तो आप आगे चीज समझ लोगे? नहीं ना, क्योंकि नाम ही, यूनिट का नाम ही वही है, उसी पे बेस्ड है पूरी यूनिट। आगे का मोमेंटम, कोलिजन जो भी है वो सब उसी पे डिपेंड था। और इस टॉपिक का नाम है कूलम्ब्स लॉ। यहां से इसी टॉपिक से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा, इसी टॉपिक से पोटेंशियल का फॉर्मूला बनेगा, इसी टॉपिक से गॉस लॉ का फॉर्मूला, मतलब सारे जितने भी एक्सप्रेशन आगे आएंगे वो सब इससे रिलेटेड होंगे। इससे पहले कुछ भी नहीं है, सब कुछ इससे आगे ही आएगा। कूलम्ब्स लॉ के बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैं सिर्फ टॉपिक बता रहा हूं, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। फिर आएगा बेटा डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो आपने क्लास 11 में भी सुना होगा, डिबाई वगैरह, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। डाइपोल के बाद आएगा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और फिर आएगा गॉस लॉ। अगर आपको सीबीएसई के एग्जाम की बात करूं या किसी भी एग्जाम की बात करूं, इस चैप्टर का सबसे खतरनाक जो टॉपिक है वो ये है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज।
पहला पॉइंट, चार्ज है क्या? तो लिखिए, इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच, मैटर जानते हो क्यों बच्चों? एनीथिंग दैट इज मास, यही आती है मेरे को भी, हमने भी 9th में ही पढ़ी थी। तो एनर्जी को छोड़ के जो भी कुछ आप देख रहे हो ना अपने चारों, एनर्जी को छोड़ के वो सब मैटर है। क्या है? दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक है एनर्जी और एक क्या है? मैटर। इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। चार्ज किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है बच्चों, जिसके आने के बाद वो बॉडी अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर लेती है। मान लीजिए रेस्ट पे है, चल नहीं रहा, रुका हुआ है, और हम इस पूरी यूनिट के अंदर तो यही वाली कंडीशन लेने वाले हैं। तो जब भी कोई चार्ज रेस्ट पे होता है तो सारे बच्चे याद रखो, वो सिर्फ और सिर्फ अपने चारों ओर एक ही फील्ड पैदा कर पाता है, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ई इसका सिंबल है, और नॉट इक्वल्स टू जीरो का क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ है, उसकी वैल्यू चारों ओर होगी। समझ गए? बट अगर मैं इस चार्ज को चला दूं, और वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से चला दूं, किससे चला दूं बेटा? तो क्या होगा? अब बताओ, अगर मैं इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से चला दूं, पहले तो बताओ कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने को क्या कहते हैं? हाथ खड़ा करो जिसको पता है। जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही होती है तो उस मोशन को क्या बोलते हैं? हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा करना होता है। हाँ बेटा बताओ। यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि मुझे ये भी तो पता करना, नए हो मैं, कितने को पता है क्या है? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब आप किसी भी चार्ज बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन कराओगे, तब याद रखना वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करती है और मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करती है। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल कैपिटल भी होता है, टेस्ला इसकी ऐसा यूनिट होती है। बट एक और पॉसिबिलिटी है, और वो आप समझ गए होंगे क्या? ये भी तो हो सकता है कि मैं इस चार्ज को चलाऊं लेकिन एक्सेलरेट करते हुए चलाऊं, मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, कैसी हो? वेरिएबल हो, मतलब या तो लगातार बढ़ती जा रही हो, या फिर लगातार घटती जा रही हो, या बढ़ रही हो, घट रही हो, कुछ भी हो सकता है, एक्सेलरेट होनी चाहिए। अनवी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा था, लेकिन बेटा जो मैंने बोला है उसी हिसाब से चलिएगा। अभी जो मेरा 12th का बैच चल रहा है, उसमें जितने भी टॉपर्स हैं 30 या 30+ वाले, सब यही पैटर्न फॉलो करते हैं, और जो रिकॉर्डिंग से नोट्स बनाने की आदत डालते हैं वो सब पीछे रह जाते हैं। 4-4, 5-5 दिन बाद उनका मैसेज आता है, भैया ये लेक्चर रह गया, वो लेक्चर रह गया, और मैं भी बोल देता हूं सॉरी, यू डोंट हैव इनफ क्रेडिट बैलेंस टू कॉल दिस नंबर। ठीक है ना? ये भी नहीं समझ में आता है तो मैसेज में लिख देता हूं इल्ले पिल्ले पौ। चलिए, तो पहली पॉसिबिलिटी है कि चार्ज रेस्ट पे होगा, और अगर रेस्ट पे है तो वो अपने चारों ओर सिर्फ क्या पैदा कर सकती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप उसे यूनिफॉर्म मोशन से चला रहे हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो वो दोनों फील्ड पैदा कर सकता है। बट अगर आप उसे एक्सेलरेट कर रहे हो, जो कि हेनरिक हर्ट्ज ने किया था, तभी उसने रेडियो वेव पैदा की। उसने चार्ज लिया, एक स्पार्क ऑसिलेटर नाम की डिवाइस थी, फिट किया उसमें और पैदा करा दिया। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की मदद से उसने बहुत तेजी से ऑसिलेट कराया उस चार्ज को। ऑसिलेट का मतलब होता है वही एक्सेलरेट कराना। तो याद रखना, इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा करेगा ही करेगा ये चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा। एक चीज और करने लग जाता है, और वो सबसे खतरनाक चीज होती है, और वो है रेडिएशन। ये चार्ज रेडिएशन भी एमिट करने लग जाता है, और इसी केस को उठा के मैं 5वीं यूनिट में पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है ईएम वेव। तो सोचो, आज हमने पहली क्लास अभी ली है, 5वीं यूनिट से रिलेशन भी निकलने शुरू हो गए। बुआ, मौसी, फूफा शुरू हो गया अभी। ये कौन सा केस है? इसी यूनिट का केस है। ये कौन सा केस है? अगली यूनिट का है, क्योंकि चार्ज जब चलता है
तभी तो क्या पैदा होता है, करंट। तो आप देख रहे हो ना, यहीं से शुरुआत हो गई। तो आप मुझे बताओ इन तीनों केस में क्या चीज कॉमन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए डेफिनेशन में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी हुई है, क्योंकि बाकी की जो फील्ड है या जो रेडिएशन है उसका भरोसा नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन एक बात पक्की है, अगर चार्ज है तो एक फील्ड तो पक्का होगी होगी, कौन सी? इसलिए डेफिनेशन में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, नोट कर लीजिए। ये था पहला पॉइंट चार्ज के बारे में। दूसरा पॉइंट देखिए, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा, कैसा है? और हम सब जानते हैं स्केलर की क्या खासियत होती है, वेक्टर लॉस फॉलो नहीं करते हैं, सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा फॉलो करते हैं। ये मत कहना कि भैया उनमें डायरेक्शन नहीं होती, या तो फंस जाओगे। करंट भी स्केलर है, उसमें डायरेक्शन होती है, पता है क्या? चलो, तो ये एक स्केलर है। अच्छा, स्केलर भी मैंने क्लास 11th में आपको पढ़ाया था, दो कैटेगरीज होती है स्केलर की भी, दो टाइप के होते हैं, पता है क्या? तो आओ जान लेते हैं। वो देख मेरे से पढ़ाया और तो भी मंडी ला रहा, नहीं पता। सोच बगल वाला क्या कह रहा होगा, क्या उखाड़ लिया तूने पढ़ के। आओ देखो इधर, स्केलर दो प्रकार के होते हैं। वैसे पढ़ने का मतलब होता है जो रेगुलर पढ़ाओ, स्टार कंडीशन सप्लाई, और रेगुलर भी होश में पढ़ाओ, समझ रहा है? स्केलर्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है जो पैदा होते ही नर्स के हाथ में जब जाते हैं तो नर्स बोलते बधाई हो, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और इस कैटेगरी को बोलते हैं ऑलवेज पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? आज तक आपने सुना है काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में होती है? सुना ही नहीं होगा। मूविंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव में नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। मास, यार बोलते नहीं हो यार, हाँ हूं ना नू कुछ तो बोलो भाई। यस सर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और मास किस कैटेगरी में आ गए? स्केलर तो है, लेकिन कैसे वाले हैं? ऑलवेज पॉजिटिव। इनका ईमानदार है, वैसे नहीं है कैरेक्टरलेस, जब मन किया पॉजिटिव, जब मन किया नेगेटिव, ये नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक कैटेगरी और होती है जिसे हम बोलते हैं ईमान धर्म जिनका ना हो। वैसा वाला कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं यहां। ये प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, और जीरो तो होते ही होते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा यही दुष्ट चार्ज। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे, एटम पे होता ही नहीं है, जीरो चार्ज। वर्क, पॉजिटिव वर्क सुना है, नेगेटिव वर्क सुना है, और जीरो वर्क। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन कैसा होता था? इसी की बहन, शर्म कर लो, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बहन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? और जबकि ये क्या है? डिटरमाइंड है, उसे पता है व्हाट आई हैव टू डू इन माय फ्यूचर। अरे हाँ है ना। और एक और होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल सुना है? बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव में लिया जाता है और एक, या एक लो पोटेंशियल और एक। अर्थ का पोटेंशियल क्या मानते आ रहे हैं हम बचपन से? जीरो। कितने भी इलेक्ट्रॉन घुसा दो, कितने भी निकाल लो, उसके पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा अर्थिंग नाम के टॉपिक में। तो मेरा कुल मिला के मतलब यह है कि एक कैटेगरी होती है जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, और एक होती है जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। चार्ज किस में है? तो चार्ज कैसा वाला स्केलर हुआ? तो आपको बोलना पड़ेगा इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जब चार्ज जीरो हो जाएगा तो बॉडी न्यूट्रल कहलाने लग जाएगी। बोल दो भैया हाँ है ना, ठीक है। फिर बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कूलम्स लॉ। कूलम लॉ के बाद ही कूलम फेमस हो गया, और चार्ज की एसआई यूनिट का जो नाम है वो कूलम के नाम पर पड़ गया। क्या पढ़ सकती है? तो इसकी सीजीएस यूनिट, और आमतौर पे एसआई यूनिट बड़ी होती है और सीजीएस यूनिट छोटी होती है। सीजीएस यूनिट किसे कहा जाता है? जो सबसे पहले यूनिट सिस्टम पैदा हुआ था जब फिजिक्स को सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी किया जाने लगा, वो सिस्टम है।
सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाला सबसे पुराना ओल्डेस्ट सिस्टम। तो ऐसा यूनिट क्या है चार्ज की आज के टाइम में? कूलम। और सीजीएस यूनिट यानी कि बाबा आदम के जमाने में किस में नापा जाता था इसे? तो आपको याद रखना है इसे ईएसयू में नापा जाता था। किसमें? अब ये ईएसयू क्या बला है? तो आपको याद रखना है ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है बेटा? बोल नहीं रहे हो यार, क्या होता है? तो इसका नाम लिख लीजिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब आप समझ गए इसे शॉर्ट में क्यों लिखा? क्योंकि पूरा नाम लिखेंगे तो इंक खर्च हो जाएगी इसी में। और बाद में इसका एक और नाम आ गया मार्केट में, स्टैट कूलम। क्या आ गया? अगर एसआई है, सीजीएस है, तो पक्का रिलेशन भी होगा। और मैंने अभी भी बताया आमतौर पे एसआई यूनिट बड़ी होती है किससे? सीजीएस से। 1 न्यूटन में कितने डाइन? 10 की पावर 5 न्यूटन। 1 कूलम बराबर 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU ये होती है। पार्सेक, लाइट ईयर, ये लंबाई की बहुत बड़ी बड़ी यूनिट होती थी। डेली लाइफ में यूज करते हो? बोलते हो कभी मम्मी मार्केट जा रहा हूं 1.5 लाइट ईयर है? कभी पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, छोटी यूनिट्स आपने पढ़ी होंगी। फर्मी 10 की पावर -15, एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10, बहुत छोटी होती है, एटम और न्यूक्लियस के साइज की। ये यूज किए कभी? मम्मी रुक जाओ, कुछ दिख नहीं रहा है, ये कुछ एंगस्ट्रॉम के साइज का है मम्मी। होता है कभी ऐसा? कभी नहीं होता है। तो नाम बहुत छोटियों का इस्तेमाल करते हैं ना बहुत बड़ी का। हमारा आमतौर पर इस्तेमाल होता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोन्स, बस खत्म। अरे यार, और बड़े में ज्यादा से ज्यादा किलोमीटर। कितना किलोमीटर? कभी तुमने बोला कभी कितने लाइट ईयर है? नहीं ना, खत्म हो जाता किलोमीटर में हमारा। तो वैसे ही चार्ज की भी कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेंगी, वो है अदर यूनिट्स। क्या है वो? इनमें से एक है पीको कूलम। पी मतलब पीको और सी मतलब कूलम। ये जो पीको है ना, इसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। कूलम तो सब में आएगा। और एक पीको का मतलब होता है 10 की पावर -12। बहुत बड़ी यूनिट है, छोटी है, पर न्यूमेरिकल में आती है तो लिखाना पड़ रहा है, क्या करें। डेली प्रैक्टिकली तो ये भी यूज नहीं करते हम डेली लाइफ में। अरे बोल दो है ना, क्या हो गया? अरे बता दो। देखो यार, हंसोगे ना तो हमें भी बताना। अकेले हंसोगे तो मैं हंसने नहीं दूंगा, बाहर भेज दूंगा। मैं भी कोई हंसी बात करता हूं तो सबके सामने करता हूं ना, तो मैं साथ ही तो कर रहा हूं। ऐसा तो नहीं ऐसे बता तो तुम्हें बुरा लगेगा ना, भैया हमें भी तो बताओ। अरे हाँ है ना, सीधी सी बात है यार। अगर कोई हंसी मजाक वाली बात है जो कर सकते हैं भरी सभा में, तो आप हमें बताएंगे, नहीं तो भाई साहब बिल्कुल नहीं हंसोगे। क्योंकि अगर तुम हंस रहे हो पढ़ाते समय तो आई टेक दिस एज अ बेइज्जती ऑफ मी। मैं ये मान के चलूंगा आप मेरे बारे में बात करो, भले कर नहीं रहे हो। और मेरे बारे में बात करोगे तो सब अच्छी अच्छी करनी है, बुरी नहीं करोगे। अब कौन ह्यूमन है जो चाहता है बुरी करो? ये मैं ऐसे क्यों देख रहे हो? एबनॉर्मल हो भैया आप तो? नॉर्मल हूं भाई, सब यही चाहते हैं अच्छी होनी चाहिए। तो ये बेसिक सी कंडीशन है भाई, सीधी सी बात। और बेवजह हंसना मत यार, सीधी सी बात। और ये बोलना मत बाद में, भैया मैं थोड़ा शक्ल ही ऐसी है। मास्क लगाओ, अब तो मास्क आ गया, कोई टेंशन नहीं, शक्ल छिपा सकते हो अगर ऐसी है तो। फर्क पड़ता है भाई, हम इंसान है, हमें भी तो, हाँ हमारा भी तो साइकोलॉजी इफेक्ट पड़ता है। यहाँ क्या आएगा? नैनो, और नैनो 10 की पावर -9, माइक्रो 10 की पावर -6, मिली स्मॉल एम आएगा, ये स्मॉल एम, कैपिटल नहीं है, 10 की पावर -3। बस खत्म। अब क्या है? चलिए बेटा, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे आपसे। कल मैं आपकी मुलाकात एक साइंटिस्ट से कराऊंगा, महान साइंटिस्ट है वो।